जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इनकम टैक्स को चोरी करने के लिए बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म, बहुत ही बढ़िया तरीका है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ इनकम पे कर रहे हैं या कोई किसी तरह का कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी लगा दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि आप उस व्यक्तियों को कुछ छोटा सा हिस्सा काट कर ही पेमेंट करेंगे, जिसे कि TDS बोला जाता है, ताकि वो जो इनकम है वो हमारे रिकॉर्ड में आ जाए। और वह व्यक्ति अगर इस इनकम को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दिखाता है तो हम उस व्यक्ति से पूछ लें कि आपने इस इनकम को क्यों नहीं दिखाया है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए जो TDS के रेट हैं कि किस इनकम के ऊपर कितनी % TDS कटता है और कितनी अमाउंट के बाद कटता है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी, अच्छी लगेगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल अबाउट TDS रेट एंड TDS लिमिट्स। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से सेक्शन के अंदर कितनी लिमिट के बाद में आपका TDS कटेगा। TDS काटने के बाद में TDS सर्टिफिकेट होता है, वो आपको कैसे मिलेगा और कौन देगा। इसके बाद में जो TDS कट जाता है दोस्तों आपका, उसको हम वापस ले सकते हैं क्या, उसका हम रिफंड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। हाउ टू सेव TDS, मतलब हमारा TDS ही ना कटे, ऐसा भी कोई प्रोविज़न होता है क्या कि हम TDS से बच जाएँ। इसके बाद में फॉर्म 26A होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये मैं बात करना चाहूँगा, TDS की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स मतलब दोस्तों जहाँ से ये इनकम आ रही है, जहाँ से ये पैसा आ रहा है, मतलब जो स्रोत है उसका, वहीं पर ही टैक्स काट दिया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत ही सूझबूझ के साथ में ये TDS का प्रावधान लाया है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर मान लो, या जो ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े लेन देन करते हैं, उनकी जो टर्नओवर है ज़्यादा होती है, इनकम टैक्स में उनकी ऑडिट होती है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी लगा दी है, आप किसी भी व्यक्ति को कोई पेमेंट देंगे तो TDS काट के देंगे, ताकि हमारा आधा काम तो आप ही कर दें कि उससे हमें ये पता लग जाए कि इस व्यक्ति को इतनी इनकम हो रही है, तो कि हम उनसे प्रॉपर फॉलोअप ले सकें। TDS का छोटा भाई दोस्तों TCS होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड में तो आपका डिडक्ट काट करके दिया जाता है, और कलेक्टेड के अंदर आपका फालतू कलेक्ट किया जाता है। इसके अंदर दोस्तों 1-2 कैटेगरी आती है, जैसे वाइन शॉप वाले जब दारू खरीदने जाते हैं तब उनका TCS कलेक्ट किया जाता है। कोई आप व्हीकल वगैरह लेते हैं, कार ट्रक वगैरह 10 लाख से ऊपर का, तब भी आपसे ये TCS कलेक्ट किया जाता है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम फाइनेंशियल ईयर 21-20, 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23 के जो TDS के रेट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और फॉर्म 26A के बारे में भी आपको बताएंगे कि क्या होता है, जिसके अंदर सारा का सारा TDS सभी जगह से एक जगह पर आ जाता है। और इसके बाद में सेक्शन 87A दोस्तों मैंने कई बार डिस्कस किया है, 12,500 रुपये के टैक्स की छूट मिल जाती है जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए तक है, तो इसको भी कंसीडर करके ही TDS काटा जाता है सैलरी की इनकम में। तो सबसे पहले हमारा जो TDS का सेक्शन है वो है सेक्शन 192, 192 सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों सैलरी के ऊपर TDS काटा जाता है आपका, या आपको पेंशन मिल रही है उस व्यक्ति को, सैलरी या पेंशन की इनकम आपकी एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, तब आपका TDS कटेगा। कितने % कटेगा, मतलब एज पर स्लैब। स्लैब मतलब 5%, 20%, 30%। इसके अंदर दोस्तों एक तो आपको 12,500 की वो छूट मिल जाएगी अगर आपकी सैलरी इतने से कम है, प्लस में 50,000 रुपये की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है। इन दोनों को घटाने के बाद में अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा चली जाती है, तब आपका वो जो है टैक्स है दोस्तों वो काटा जाएगा, TDS काटा जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा। जैसे कि टैक्स स्लैब मैंने बताया है दोस्तों, 2 तरह से इस बार से टैक्स स्लैब आए हैं, एक तो न्यू टैक्स स्लैब है और एक ओल्ड टैक्स स्लैब है। जो ओल्ड टैक्स स्लैब है उसमें अभी भी 3 ही तरह की कैटेगरी है, 2.5 लाख रुपए तक 5% है, और 5 से 10 तक आपको 20% देना है, और 10 से ऊपर 30% देना है। और यहीं पर जो आपका नया टैक्स स्लैब है उसके अंदर आपको दोस्तों रेट ज़्यादा दे दिए हैं, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, 30। यहाँ पे आपको 2.5 लाख रुपए बढ़ाना है दोस्तों, 2.5, 5.5, 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12 से 15 और 15 से ऊपर, इधर 5% आपका टैक्स है जो वो बढ़ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगला सेक्शन है TDS का 194A। पहले 194 जो था वो 194A जो है इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक या अदर, ये भी एक काफ़ी प्रचलित और एक अच्छा सेक्शन है दोस्तों। हमने क्या करते हैं दोस्तों, TDS जब FD वगैरह करवाते हैं हम बैंक में, या किसी को उधार पैसा देते हैं और वो व्यक्ति की लाइबिलिटी है TDS काटने की, तब वो सेक्शन
194A के अंदर वो काटेगा आपका। जैसे कि दोस्तों नॉर्मल व्यक्ति 5,000 रुपये से ज़्यादा अगर आपको पैसा देगा तो वो TDS काटेगा। और बैंक की लिमिट है, अगर बैंक आपको देता है पैसा, बैंक की FD के ऊपर ब्याज देता है तो वो 40,000 रुपये है। वहीं पर सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये है। मतलब इन तीनों लिमिटों से ज़्यादा कोई व्यक्ति बैंक आपको ब्याज देता है तो 10% टैक्स काट के देगा, इंडिविजुअल के केस में भी, अदर्स के केस में भी। और वहीं पर अगर आपका पैन नंबर सही नहीं है, इनवैलिड हो गया है पैन नंबर, या तो दोस्तों आपने दिया ही नहीं है, अगर दे दिया है पैन नंबर आपने, वो आपका पैन आधार से लिंक नहीं होने के कारण या किसी और कारणवश से वो डीएक्टिवेट हो गया है, इनवैलिड हो गया, तो आपका 20% TDS कटेगा। इसके बाद में सेक्शन 192A है। 192 सैलरी का होता है दोस्तों, और 192A होता है प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से अगर आप पैसा निकालते हो, 5 साल से पहले पैसा निकाल लेते हो और जो पैसा है 50,000 रुपये से ज़्यादा का निकालते हो तो आपका 10% TDS कटेगा। और नॉन इंडिविजुअल के केस में दोस्तों ये एप्लीकेबल नहीं होता, अगर आपका पैन नंबर नहीं है तो 20% TDS कटेगा। इसके बाद में दोस्तों सेक्शन 193 193 है, जो कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिबेंचर सेविंग बॉन्ड्स, काफ़ी तरह के बॉन्ड्स होते हैं या डिबेंचर में आप पैसा लगाते हो, 10,000 रुपये से ज़्यादा अगर आपने दोस्तों वहाँ से इनकम ली है, ब्याज लिया है, इंटरेस्ट लिया है, तो आपका 10% TDS कट जाएगा। आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपका 20% TDS कट जाएगा। इसके बाद में दोस्तों 194B 194B ये भी आजकल देखा जाता है, जैसे कि काफ़ी सारे लोग हैं जो Dream11 और इस तरह की वेबसाइट वगैरह, ऑनलाइन कॉन्टेस्ट जीत, लॉटरी विनिंग्स वगैरह पर जो भी व्यक्ति पैसा कमाता है, पजल्स वगैरह में 10,000 से ज़्यादा की कमाई करता है तो उसको 30% TDS कट कर मिलेगा। 30 भी नहीं दोस्तों, वैसे तो इसके ऊपर 4% आपके ऊपर टैक्स पर टैक्स लगता है, तो 31.20% आपका जो TDS है वो व्यक्ति काट के ही आपको पेमेंट करेगा। और अगर आप नॉन इंडिविजुअल हैं और आपका पैन नंबर नहीं है तब भी आपके ऊपर ये टैक्स रेट है वो, ये भी TDS का रेट लग जाएगा। इसके बाद में सेक्शन 194 दोस्तों 194N, ये इसकी रेलिवेंसी ये पहले से था लेकिन रेलिवेंट अब से ही हुआ है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो आपका 21-22 है तब से ही आपको जो भी डिविडेंड की इनकम मिलेगी शेयरों पर, म्यूचुअल फंड के ऊपर, और वो इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा होगी तो आपका 10% TDS काट कर की आपको पैसा ये है जो कंपनी जो है वो देगी। नॉन पैन के मामले में दोस्तों 20% रहेगा। इसके बाद में सेक्शन 194BB 194B भी है, इनकम बाय वे ऑफ द विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेज। हॉर्स रेसेज एक घुड़दौड़ होती है दोस्तों, काफ़ी सारी जगह पर ये काफ़ी शौक के साथ खेली जाती है और इसके अंदर कमाई भी काफ़ी लोग करते हैं। अगर आप इसकी कमाई करते हो हॉर्स रेसिंग की, 10,000 से ज़्यादा की कमाई कर ली है, तब भी आपका 30% प्लस जो 4% 30 के ऊपर जो है 31.20% इस पर भी आपका TDS है वो कट जाएगा। इसके बाद में 194C की बात करते हैं दोस्तों। 194C जो होता है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कई बार काम करने होते हैं किसी कंपनी को, संस्था को, तो वो खुद नहीं करती है, आगे कॉन्ट्रैक्ट पर दे देती है कोई भी काम। तो अगर वो किसी के थ्रू करवा रही है, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, और सिंगल पेमेंट 30,000 रुपये से ज़्यादा की है और एग्रीगेट अमाउंट मतलब सारा मिला के या तो 30,000 रुपये एक बार से ज़्यादा दे दिया या कुल मिलाकर के 1 लाख से ऊपर चला गया, तब उसको TDS काटना पड़ेगा। इंडिविजुअल के केस में 1% है, अगर आपकी कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या इसके इंडिविजुअल के अलावा कोई भी है तो उसका 2% कटेगा, अगर पेन नहीं है तो 20% TDS कटेगा। 194C ही द्वारा मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों। इसके अंदर एक तो था कि पोमेंटो कॉन्ट्रैक्टर था नॉर्मल, ये है ट्रांसपोर्टर नॉट कवर 44A। जो 44A सेक्शन में जो ट्रांसपोर्टर है अगर वो कवर नहीं है तो सिंगल पेमेंट तो 30,000 ही है और उनकी एग्रीगेट 1 लाख की जगह 75,000 रुपये है। 1% और 2% TDS इनका कटेगा। इसके बाद में दोस्तों 194D सेक्शन है, अगर आप LIC के एजेंट हैं या किसी बीमा कंपनी के एजेंट हैं और आपको वो कंपनी कमीशन देती है, जैसे कि आपको ध्यान होगा पहली अमाउंट पर तो काफ़ी सारा कमीशन मिलता है। अगर कुल मिलाकर के आपका साल में 15,000 से ज़्यादा का कमीशन है तो 5% TDS काट कर आपको पेमेंट मिलेगी। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आपका ये 20% TDS ये काट लेंगे। इसके बाद में सेक्शन 194DA है दोस्तों, DA ये भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का है। मैच्योरिटी जो होती है, जैसे आप पैसा लगाते हो दोस्तों किसी इंश्योरेंस कंपनी में, जब आपको पैसा लास्ट में मिलता है, मैच्योर हो जाती है जब आपकी पॉलिसी, और वो पॉलिसी की मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, तब आपको 5% TDS काटकर पेमेंट मिलेगी। पेन नहीं है तो 20% कटेगी। इसके बाद में सेक्शन 194EE के बारे में बात करना चाहेंगे, पेमेंट ऑफ नेशनल सेविंग स्कीम। NSC के अंदर दोस्तों अगर आपने पैसा लगाया है, उसका ब्याज वगैरह आपको मिल रहा है, वो 2500 रुपये से ज़्यादा है तो 10% TDS कट जाएगा आपका। नॉन पेन के मामले में 20% कट जाएगा। इसके बाद में सेक्शन 194G 194G के बाद में कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी।
काफ़ी सारे राज्यों में दोस्तों लॉटरी बेचना और लॉटरी खरीदना लीगल है। जैसे कि पंजाब के बारे में हम बात करें, पंजाब स्टेट लॉटरी ऐसा करके बनाया हुआ है। तो अगर आप ये लॉटरी का काम करते हैं, सरकार की तरफ से आकर लॉटरी लेकर के बेचते हैं और आपको जो कमीशन मिलता है इसके ऊपर 15,000 से ज़्यादा है, तो आपका 5% टैक्स कट जाएगा और बाकी की अमाउंट आपको मिल जाएगी। इसके बाद में सेक्शन 194N के बारे में बात करेंगे। ये ब्रोकरेज और कमीशन, दलाली की कमाई जो होती है दोस्तों, अगर आप आड़त का काम करते हैं उसमें ब्रोकरेज आती है, कमीशन आता है, या आप किसी अपने शेयर मार्केट के जो ब्रोकरशिप ली हुई है आपने, दलाली, मतलब जैसे भी तरह का कोई कमीशन आपका ब्रोकरेज के थ्रू आता है, 15,000 से ज़्यादा है साल का, तो 5% टैक्स कट जाएगा। नॉन पैन के मामले में 20% हो जाएगा। इसके बाद में सेक्शन 194I है दोस्तों, रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। मतलब आपने प्लांट मशीनरी या कोई ऑफिस इक्विपमेंट्स मान लो आपने ले लिया। एक तो दोस्तों आप किराए पर लेते हो किसी का घर या दुकान या मकान, एक होता है उसके अंदर प्लांट मशीनरी या उसके कुछ सामान आप किराए पर लेते हो, तो उसके ऊपर अगर वो किराया 2,40,000 रुपये से ज़्यादा है सालाना, तो 2% TDS आपको काटना पड़ेगा। इसी के अंदर 194I के अंदर ही बात करेंगे। पहले तो हमने प्लांट मशीनरी के बारे में बात की थी, अब लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में। मतलब किसी की आपने प्लॉट, दुकान, मकान या ऐसे तरह की कोई बिल्डिंग ली है किराए पर, 2,40,000 से ज़्यादा का किराया देते हो, तो आपको 10% TDS है वो काट कर ही देगा वो पेमेंट। इसके बाद में सेक्शन 194IB, नॉर्मल 2 सेक्शन है दोस्तों, सारे के सारे वो उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होते हैं जिनकी टर्नओवर एक लिमिट से ज़्यादा है और जिनकी इनकम टैक्स में ऑडिट हो रही है। लेकिन जो ये सेक्शन है 194IB, ये हर व्यक्ति पर लागू होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति जो किराए पर रह रहा है, मकान का किराया देता है, और जो किराया है दोस्तों वो 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा है, तो इसके लिए इंडिविजुअल HUF जो ऑडिट के लायबल नहीं है और 50,000 से ज़्यादा का किराया देता है मंथली, तो 5% टैक्स काट कर ही देगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात आ जाती है कि टैक्स काटने के लिए आपको 10 नंबर भी लेना पड़ता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बिना उसके भी आप पेन के थ्रू भी ये जमा करवा सकते हैं। इसके बाद में सेक्शन 194J के बारे में बात करेंगे दोस्तों। प्रोफेशनल्स फीस होती है, जैसे कि AD, इसके अंदर भी 2 कैटेगरी है। एक में डायरेक्टर फीस आ गई है, जैसे कि कंपनी डायरेक्टर को कोई फीस देती है 30,000 रुपये से ज़्यादा, तो उसका 10% TDS कट जाएगा। इसके बाद में वापस से 194J की बात करेंगे। फीस, प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल सर्विस एंगेज इन कॉल सेंटर। कॉल सेंटर के अंदर कोई एंगेज्ड है, उनकी टेक्निकल सर्विस आपने ली है, 30,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट पेड कर रहे हो, तो 2% TDS कट जाएगा। इसके बाद दोस्तों 194N सेक्शन जो है, ये भी इंट्रोड्यूस अभी रिसेंटली ही हुआ है। कैश विड्रॉल करते हो अगर आप बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, ऐसी कोई संस्थान से, तो चाहे आप दोस्तों वहाँ पर बैंक में जाकर के पर्ची भर करके पैसा निकालते हो, चाहे ATM से निकालते हो, चाहे सेल्फ चेक से निकालते हो, सेविंग से निकालो, चाहे करंट से निकालो। अगर आप इसके अंदर दोस्तों 2 कैटेगरी है। एक व्यक्ति जो अपनी ITR नहीं भर रहे हैं पिछले 3 साल की, अगर पिछले 3 साल की आपने ITR नहीं भरी है और एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप 20 लाख से ज़्यादा का पैसा निकालते हो, तो आपको 2% TDS काट कर के पैसा देगा बैंक। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का दोस्तों आप TDS ये जो कैश निकालते हो, तो 5% TDS कटेगा। मतलब 20 लाख से 100 लाख 1 करोड़ तक तो आपका 2% कटेगा। अगर 1 करोड़ से ऊपर भी कैश निकालते हो और पिछले 3 साल की ITR आपने नहीं भरी है, तो आपका 5% TDS कट जाएगा। इसके बारे में दोस्तों 2 कैटेगरी थी। एक तो मैंने बताया कि रिटर्न भरता है, और एक जो व्यक्ति अपनी रिटर्न भरता है, उसने अपनी 3 साल की रिटर्न भरी है, तो उसको 20 लाख की जगह 1 करोड़ की लिमिट मिल जाएगी। मतलब 194N के अंदर एक तो 20 लाख की लिमिट है जो रिटर्न नहीं भरते हैं, एक जो व्यक्ति रिटर्न भरता है उसको 1 करोड़ तक कोई TDS नहीं कटेगा, 1 करोड़ के बाद 2% TDS उसका कट जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों 194IA के बारे में। ये भी काफ़ी अच्छा एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कोई मकान, प्लाट, रजिस्ट्री आप कोई बेच रहे हो, अगर एग्रीकल्चर इनकम नहीं, प्लॉट नहीं होना चाहिए, वो जगह नहीं होनी चाहिए। मान लो आपने मकान खरीदा किसी से दोस्तों 50 लाख से ज़्यादा का, तब उसका आप 1% TDS काट करके उसको पेमेंट करेंगे। सपोज करो आपने 60 लाख रुपए का किसी से मकान खरीद लिया, तो दोस्तों उसको आप 60,000 रुपये काट करके TDS वो सरकार को जमा कराएंगे, और उसको 59,40,000 रुपये ही उसको आप पेमेंट करेंगे। इसके बाद में TDS के बाद मैं TCS के बारे में भी दोस्तों थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब जो टैक्स पहले से ही कलेक्ट कर लेता है। शुरू में मैंने बताया था सेल ऑफ मोटर व्हीकल। ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई मोटर व्हीकल सेल कर रहा है, जैसे कि कोई
कार जैसे कि कोई ट्रक वगैरह बड़ी गाड़ी और 10 लाख से ऊपर की है तो 1% वो एक्स्ट्रा ले लेगा आपसे और वो सरकार को जमा करा देगा, जिससे कि सरकार को पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति ने ये गाड़ी खरीदी है। आपने को 12 लाख रुपए की दोस्तों कोई कार खरीदी है तो उसके ऊपर 12,000 रुपये आपसे ऊपर फालतू ले लेंगे वो और गवर्नमेंट को दे देंगे कि आपका TCS कलेक्ट कर लिया हमने, और गवर्नमेंट जाने और वो व्यक्ति जाने कि 12 लाख रुपए आपके पास कहाँ से आए थे, कैसे आए थे। अभी ये नया सेक्शन एक और इंट्रोड्यूस हुआ है, एजुकेशन फीस आउटसाइड ऑफ इंडिया। अगर बहुत सारे लोग हैं जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं विदेश में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, किसी भी कंट्री में, और वो फीस भरते हैं 7 लाख से ऊपर की, तब उनका भी 1% TCS कलेक्ट हो जाएगा कि ये 7 लाख रुपए कहाँ से आए हैं ये बताने के लिए 7,000 रुपये, 7 लाख का जैसे मान लो 1% TCS कट के सरकार को जमा हो जाएगा। इसके बारे में दोस्तों TDS सर्टिफिकेट के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। जो व्यक्ति आपका TDS काट रहा है, जिस व्यक्ति ने आपका TDS काटा है उसे डिडक्टर बोलते हैं। डिडक्टर TDS सर्टिफिकेट इशू करेगा आपको। TDS सर्टिफिकेट का नाम जो होता है दोस्तों वो 16 नंबर फॉर्म बोलते हैं। एम्प्लॉई के जैसे अगर आपकी सैलरी आ रही है तो जो आपको एम्प्लॉयर है वो 16 नंबर फॉर्म इशू करेगा। अगर सैलरी के अलावा कोई इनकम आ रही है आपकी, जैसे मान लो आपका TDS कट गया है, रेंट के ऊपर कट गया है या इंटरेस्ट पर कट गया है, तो आपको 16A नंबर जारी होगा दोस्तों। 16A अदर देन सैलरी और 16A सैलरी। इसके अंदर क्या लिखा जाएगा कि आपको कितने रुपए हमने दिए और कितना हमने आपका TDS है वो काट लिया है। इसके बाद में अगर आप TDS नहीं कटवाना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपका TDS ना कटे तो सैलरी के केस में क्या होता है दोस्तों, वो पहले तो आपका एम्प्लॉयर आपकी देखेगा कि कितनी आपकी सैलरी हम साल में आपको दे रहे हैं, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देगा। अगर 87A की रिबेट मिलती है तो वो भी आपको कैलकुलेट करके दे देगा। आपने उनको बता दिया है कि मेरी LIC वगैरह 80C में मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूँगा, वो सब घटाने के बाद में अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम आती है तो आपका वो TDS नहीं काटेगा। और दूसरी इनकम जैसे मान लो दोस्तों नॉन सैलरी, जैसे कोई ब्याज आता है, कोई इंटरेस्ट आता है, किसी तरह की इनकम आती है, तो वो दोस्तों अगर आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है, जैसे 2.5 लाख रुपए 60 साल तक, 3 लाख रुपए 60 से 80 साल के लिए और 5 लाख रुपए 80 साल से ऊपर के लिए, तो आप उस व्यक्ति को दोस्तों 15G फॉर्म होता है 60 साल से कम के लिए और 15H होता है 60 साल से ऊपर के लिए। वो उस व्यक्ति को दे देगा कि दोस्त कि प्लीज़ सर मेरा TDS ना काटा जाए, मेरी इनकम 2.5 लाख 3 लाख या 5 लाख जो भी आपके ऊपर लागू होता है उससे कम है, क्योंकि मेरी इनकम इतनी नहीं है तो मेरा TDS ना काटा जाए, मुझे रिटर्न भी नहीं भरनी है। तो इस केस में ना तो आपका TDS कटेगा, ना ही आपको रिटर्न भरने की ज़रूरत पड़ेगी। और बात करते हैं दोस्तों ये कितने सारी सेक्शंस हैं, इनमें आपका TDS कट तो गया है, अब वो TDS आप वापस भी ले सकते हैं क्या? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि TDS हमें वापस चाहिए। दोस्तों पहले तो मैंने आपको बताया अगर आपकी इनकम इस लिमिट से कम होनी चाहिए, अगर आपकी इनकम इन लिमिट से कम है तो आपका TDS वैसे भी नहीं कटेगा अगर आप 15G 15H फॉर्म दे देंगे। अगर फिर भी आप भूल जाते हो या कई बार क्या होता है वो संस्थाएं आपका TDS काट लेती हैं तो आपको दोस्तों TDS आपका कट तो जाएगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कितनी इनकम आ रही है। अगर 5 लाख रुपए तक आपकी इनकम है नॉर्मली तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, जितना भी TDS कटा है वो आपका अपना वापस ले सकते हैं। और रिटर्न भरने के बाद ही जो TDS है आपका आएगा, जो बैंक में आपका खाता नंबर दिया है। आजकल तो दोस्तों उस खाता नंबर में जो पैन नंबर दिया है वो भी वही होना चाहिए जिससे आप रिटर्न भरने हैं। साल खत्म होने के बाद में आपका ये TDS है वो वापस आ जाता है। इसके बारे में लास्ट में मैं आपसे बात करना चाहूँगा फॉर्म 26A के बारे में। 26A दोस्तों एक आपका चिट्ठा होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक फॉर्म होता है, ये आप खुद भी अपनी लॉगिन करके देख सकते हैं कि कितने लोगों ने आपका TDS काटा है। फाइनेंशियल इसके अंदर SFT होता है दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। आपने एक लिमिट से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन किया है, 10 लाख से ऊपर नगद जमा कराया है, आपका किसी ने TDS काटा है, आपका किसी ने TCS कलेक्ट किया है, और अगर आपने एडवांस टैक्स भरा है, तो इस तरह के सारे जो डिटेल हैं दोस्तों आपके 16 इसके अंदर 26A फॉर्म में आ जाएंगे। आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों सभी तरह के TDS, जितने तरह के TDS के रेट होते हैं वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं और आपको समझ भी आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपका TDS से रिलेटेड है, इस वीडियो से रिलेटेड है, या इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है वो रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।